हेलो एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करेंगे सी का एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि सी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि सी में अगर हम कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है उसकी बेसिक मीनिंग क्या होती है, क्योंकि बिना इसके स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन के लिए प्रोग्राम बनाना तो याद करके आप बना सकते हो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो आज मैं आपको इन बेसिक चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि हर एक सिंटेक्स जो हम सी में यूज करते हैं उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख के बताती हूँ। यहाँ पे हम यूज करते हैं stdio.h। सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर लिख देती हूँ यहाँ पे, देन जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप जब भी क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको टीचर इस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, बट बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इसके बारे में आपको डीपली एक्सप्लेन किया जाए टीचर के द्वारा। तो इसीलिए मैं आपको इन सारी चीजों से अवेयर कराना चाहूंगी, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आपके वाइवा में काम आती हैं जब आप पढ़ते हो। सबसे पहले जो एक लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं हम हैश क्यों लगाते हैं। हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इसका मतलब ये होता है कि जो पहले से प्रोसेस हो चुके कंटेंट हैं इनबिल्ट जो सी में अवेलेबल होते हैं हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड। नाम से भी आपको क्या लग रहा है, जो पहले से प्रोसेस हो चुके हैं। तो अगर आप पहले से प्रोसेस कंटेंट के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हो जो आपके सी प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करते हैं, तो उसे हमेशा हम हैश साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जिसमें उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है कुछ सिस्टम डिफाइंड फाइल्स हैं जो सी में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, उसे हम इंक्लूड करना चाहते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम रन हो सके। तो इंक्लूड करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी फाइल है उसका नाम यहाँ पे यूज करते हैं। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है इसके बीच में ही हमेशा उस फाइल को डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ आप देखोगे stdio.h ये हम यूज कर रहे हैं। .h ऑब्वियसली एक एक्सटेंशन है जो फाइल के टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जो h है उसका मतलब होता है हेडर, दैट इज हेडर फाइल। हेडर फाइल एक फाइल का टाइप है, इसके अंदर पहले से प्रोसेस्ड फाइल्स होती है, कोडिंग की हुई होती है। हम उन फाइल्स को जब इंक्लूड करते हैं तो उसके अंदर जो भी कोडिंग होती है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है, जो हमारे सी के प्रोग्राम को रन करने में सपोर्ट करती है। तो यहाँ जब हम stdio.h करेंगे तो ये फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि जो भी इनपुट या आउटपुट आपको चाहिए सी के प्रोग्राम में एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, यू विल फाइंड ऑल दीज फाइल्स इनसाइड stdio.h। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स आती हैं। तो stdio इनपुट आउटपुट करना है, तो यहाँ पे printf प्रिंट करना है। यहाँ पे आप scanf कर सकते हैं क्योंकि आपको स्कैन करना है। तो ये इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट या आउटपुट के लिए जो भी फंक्शंस आपको चाहिए होती हैं वो यहाँ वर्क करेंगी। अगर आप हैश इंक्लूड stdio.h इंक्लूड नहीं करते हैं तो कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वार्निंग मैसेज आता है कि हमें ये फाइल की डेफिनेशन नहीं मिल रही है, printf की डेफिनेशन नहीं मिल रही है कंपाइलर को, scanf की डेफिनेशन नहीं मिल रही, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहाँ है, stdio.h फाइल के अंदर। तो अगर आप इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम में तो हाउ कंपाइलर नोज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ printf और स्कैन। बट अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वो जाता है stdio.h फाइल में, जाने के बाद वहां उसको मिलती है stdio.h का फंक्शन और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। नाउ कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट हैज टू डू विद दैट फंक्शन। ठीक है, तो ये मतलब होता है stdio.h का। दूसरी फाइल जो इंक्लूड करनी बहुत जरूरी होती है दैट इज conio.h। हैश इंक्लूड तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, conio। conio का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट।
दोनों है इनपुट आउटपुट, दैट वाज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और ये है कंसोल इनपुट आउटपुट। अगर मैं यहाँ बात करूं, अगर स्कैनफ को अगर हम कंसोल में कंसीडर करें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि कंसोल का मतलब होता है जब आप रन करते हो अपने प्रोग्राम को, एट दैट टाइम अगर आप कुछ इनपुट या इनपुट लेते हैं या कुछ आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं, तो उसमें जो फंक्शंस यूज होती हैं वो कहलाती हैं कंसोल रिलेटेड फंक्शंस, ठीक है। और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मतलब मैंने लिख दिया a = 5, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट, कि मैंने a की वैल्यू को 5 दिया। बट जब आप a की वैल्यू को 5 देते हो एट द रन टाइम, सपोज आपसे वहां पे आया प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, उस समय आपने अगर नंबर इनपुट किया, वो नंबर तो कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ a = 5 फिक्स हो गया। बट अगर आप कंसोल में जाके अगर देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग, तो उस कंडीशन में आप कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं। तो वो जो कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए जो फंक्शंस होती हैं, बेसिकली स्कैनफ जो मैंने वहां लिख दिया था, ये स्कैनफ आउटपुट इनपुट के लिए यूज हो सकती है। इसके अलावा getch होता है। इसके अलावा बहुत सारी फंक्शंस होती हैं जो इनपुट या आउटपुट के लिए यूज होती हैं। conio.h होता है, conio तो हम यूज करते हैं, clr scr होता है क्लियर स्क्रीन करने के लिए। तो ये कुछ मैंने कुछ बहुत कम मेंशन किए हैं, जब आप आगे देखोगे मेरी वीडियोस में तो आपको बहुत सारी फंक्शंस का रोल समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये दो फाइल्स को इंक्लूड करना बहुत कंपल्शन होता है, क्योंकि जब भी हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ दीज फाइल्स, हम नहीं बता पाते बिकॉज वी डू नॉट नो। हमने क्या किया, केवल याद कर लिया, दैट इज #include stdio.h एंड #include conio.h, बट मीनिंग वी शुड नो। देन आफ्टर, ये तो हो गया हमने जो फाइल इंक्लूड की। उसके बाद आता है void main। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेन क्या है। मेन एक सिस्टम यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मेन से ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना, बिकॉज कंपाइलर केवल कंसिडर करता है वहीं से, यानी स्टार्ट करता है वहीं से आपके प्रोग्राम को रीड करना जहां पर मेन लिखा हुआ होता है। तो आप जहां पर भी मेन लिखेंगे वहां से आपका प्रोग्राम रीड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके पहले हमने लगा दिया void। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप void ही लगाएं, बट फंक्शन के पहले हमने कुछ नहीं लगाया, दैट मीन्स यहां पे हमने फंक्शन आपको क्या दे रही है, कुछ रिटर्न करेगी, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगी। बट अगर हमने वहां पे void लिख दिया, दैट मीन्स हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूशन होगा, वहीं पे आउटपुट मिल जाएगा, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगी। ये रिटर्न करने का कॉन्सेप्ट जब हम फंक्शंस के बारे में वीडियोस जो है मेरे, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद void तो आपने लिख लिया कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रही, बट कभी ऐसा होगा कि फंक्शन कुछ रिटर्न करेगी। फंक्शन अगर कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है तो हम लिख देते हैं int, यानी कि वो क्या रिटर्न कर रही है, कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रही है। बट कभी हमको नहीं पता कि वो कुछ रिटर्न करेगी भी या नहीं करेगी, या हम नहीं रिटर्न कराना चाहते, जो जनरली हम मेन के केस में करते हैं। तो उसके लिए हम वहां पे क्या यूज कर लेते हैं, हम यूज कर देते हैं void को। अगर आप void यूज नहीं करते, आप इंटीजर यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि लास्ट में लिखना जरूरी होता है रिटर्न 0, कि वो क्या रिटर्न किया है, 0 रिटर्न कर रही है, बिकॉज 0 इज अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो आइदर आप यूज कर सकते हैं void main, या फिर अगर आप इंटीजर मेन यूज करते हैं तो लास्ट में रिटर्न 0 लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है ये कर्ली ब्रैकेट ऑन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इन बिटवीन, हमेशा इन बिटवीन आपके पूरे स्टेटमेंट्स होते हैं, इसके अंदर ही होंगे। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। हमने दो फाइल्स को इंक्लूड किया, दो हेडर फाइल्स को, मेन को लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब जो कुछ भी लिखना है इसके अंदर हमको लिखना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम। तो जो वेरिएबल होते हैं उसे डिक्लेयर करने के लिए हम वेरिएबल का टाइप लिखते हैं। अगर आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो आप लिखेंगे int, इंटीजर मतलब 0 to 9। अगर ऐसा कोई नंबर आपको लेना है तो आप क्या लिखेंगे int। लेट मी क्लियर ऑल दीज थिंग्स। तो int मतलब वो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कोई इंटीजर वैल्यूज के साथ काम करना है तो आप यूज करेंगे int। अगर आपको किसी कैरेक्टर के साथ काम करना है तो आप लिखेंगे char, ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको यूज करना है कोई फ्लोट नंबर यानी कि डेसिमल नंबर, तो उस कंडीशन में आप फ्लोट लिखते हैं। अगर आपको
कोई स्ट्रिंग यूज करना है तो उसके लिए एरे बनता है कैरेक्टर का। अब कैरेक्टर में क्या क्या आता है? कैरेक्टर में A to Z नंबर्स आ जाते हैं। ये कैपिटल A to Z भी हो सकते हैं, ये एनी स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं, या फिर जो अगर आप नंबर्स लेते हैं तो नंबर्स को भी अगर आप सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे तो एज अ कैरेक्टर ट्रीट होंगे। बट डिफरेंस ये होता है कि अगर आप उसे इंटीजर में यूज करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, बट अगर आप उसे एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 + 2 22 हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों जुड़ जाएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल कैरेक्टर यूज करते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन इसलिए क्योंकि सेमीकोलन ये बताता है कि आपकी वो लाइन वहां पे खत्म हो गई है, दैट इज द टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, टर्मिनेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम डॉट लगाते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे कोई सेंटेंस खत्म होता है, कोई स्टेटमेंट खत्म होती है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? सेमीकोलन। सेम ऐसे ही हम इंटीजर के लिए भी कर सकते हैं, सेम ऐसे ही हम फ्लोट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद अगर आपको कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है तो हम यूज करते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ जो मैंने भी आपको बताया था, स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंटफ यूज करते हैं। डबल कोटेशन में हम लिखेंगे जो हमको डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने डबल कोटेशन में लिखा हेलो, तो एज इट इज, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक ही तो वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, इसको कमेंट बना देती हूँ। डबल स्लैश लगाते हैं तो वो कमेंट हो जाता है, दैट मीन्स वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो अभी मुझे वेरिएबल की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो मैंने उसको कमेंट कर दिया। अब ये मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया। ठीक है, अब इसको फाइल में जाके सेव करते हैं। सेव करा मैंने, फर्स्ट .c, हमेशा .c लगाएंगे जब भी आप C का प्रोग्राम बनाएंगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो .cpp में सेव कर लेगा। ठीक है, तो मैंने प्रोग्राम का नाम दिया first.c, मैंने किया ओके, तो फाइल यहाँ पे सेव हो गई first.c नाम से। अब फाइल को करना है कंपाइल। कंपाइल करने का मतलब होता है कि आपके प्रोग्राम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर समझता है। तो कंपाइल करने के बाद इसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है, जो कि मशीन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाती है, मशीन डिपेंडेंट हो जाती है। मैंने किया कंपाइल, यहां से भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से Alt F9 करेंगे तो भी कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल करेंगे तो एक वार्निंग आ रही है और एरर आ रहा है एक। वार्निंग क्या आ रही है? ऑब्वियसली आएगी, मैंने इंटीजर मेन लिया है बट रिटर्न नहीं किया कुछ। एंटर करिए, यहाँ पे बताएगा फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि आपने इंटीजर दिया है तो फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा रिटर्न 0। अब फिर से करते हैं कंपाइल, Alt F9 किया, 0 वार्निंग 0 एरर, एंटर किया। अब ये मशीन कोड में तो कन्वर्ट हो गया, अब इसको रन कराना पड़ेगा, तो वो मशीन कोड वाली फाइल रन होगी। आपको कुछ नहीं करना है, रन करना है यहां से या फिर Ctrl+F9 करना है। जब आप रन करेंगे तो तुरंत आउटपुट आके स्क्रीन से गायब हो गया, हमको पता भी नहीं चला। हम देखेंगे कैसे? Alt F5 से, एक मिनट, Alt F5 करेंगे तो आपको आउटपुट दिखेगा हेलो, बट हम चाह रहे हैं नॉर्मली दिखे। अभी हम कर रहे हैं Ctrl F9 तो आउटपुट आके चला जा रहा है, स्क्रीन पे दिख भी नहीं रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको स्क्रीन पे आउटपुट डायरेक्ट दिखे रादर देन अगेन प्रेसिंग Ctrl F5 Alt F5। हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट ch लगा देते हैं। एक्चुअली गेट ch का रोल होता है एक कैरेक्टर को गेट करना स्क्रीन से, तो स्क्रीन तब तक हॉल्ट रहेगा जब तक आप कीबोर्ड से कुछ प्रेस नहीं कर देते, क्योंकि आपको आउटपुट देखना है तो जरूरी है कि आप कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर को प्रेस करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने गेट ch लिख दिया, Alt F9 किया, जस्ट अ मिनट, हमने कहां से कंपाइल किया, 2 एरर आ रहे हैं, अनरीचेबल कोड, ओके। इसको एक काम करते हैं, रिटर्न 0 जो है एकदम लास्ट में आता है, तो एक काम करती हूँ, मैं इसको हटा के यहाँ पे वॉइड बता देती हूँ, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं। कंपाइल, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, Alt F9 किया या फिर यहीं से कंपाइल कर देते हैं,
कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। फिर हम इसको रन कर देते हैं। अब स्क्रीन पे हमको तुरंत हेलो लिखा हुआ दिखेगा। अब यहाँ 2 बार हेलो दिख रहा है। 2 बार हेलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि पुराना जो आउटपुट था वो क्लियर नहीं हुआ। उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है, CLR SCR, ताकि आपका पुराना आउटपुट स्क्रीन से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको फिर से कंपाइल करती हूं। Alt F9 और कंट्रोल F9 से रन। देखिए आपको स्क्रीन पे डायरेक्ट दिख रहा है, कोई Alt F5 करने की जरूरत नहीं और पुराना आउटपुट भी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जब भी आप कोई सी का प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि कैसे हेडर फाइल्स होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, मेन का क्या यूज है, क्लियर स्क्रीन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, कुछ रिटर्न करना और स्क्रीन को हॉल्ट करना जब तक कि एक कैरेक्टर आ नहीं जाता। एक्चुअली getch इज नॉट फॉर हॉल्टिंग द स्क्रीन, है ना, ये इसलिए है कि वो एक कैरेक्टर लेने के लिए वेट कर रहा है। ये हमने इसलिए लगाया ताकि हम आउटपुट को देख सकें। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। आई थिंक आपके लिए यूजफुल होगा क्योंकि बहुत रेयर होता है कि हमें ये जनरली समझाया जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।